ओके, आज हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का लेक्चर 2 है। हमने कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में पहले किए थे एंड आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं। आइए क्वेश्चंस पढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे। रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अरेंज एसपीडी सबशेल in the increasing order of effective nuclear charge experienced by the electron present in them. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है बेटा अट्रैक्शन। सबसे ज्यादा न्यूक्लियस को अट्रैक्ट कौन सा ऑर्बिटल करता है? आपको पता है सबसे छोटा एस ऑर्बिटल होता है और सबसे पास होता है ये एस। तो एस को जो अट्रैक्शन मिलेगी सबसे ज्यादा मिलेगी। एस साइज में एस सबसे छोटा है, फिर पी है, फिर डी है एंड फिर एफ है। तो अकॉर्डिंग टू द साइज एस सबसे छोटा है तो न्यूक्लियस के सबसे पास होगा और सबसे ज्यादा पास होगा तो उस पे अट्रैक्शन भी सबसे ज्यादा होगी। तो जो पहला क्वेश्चन है उसका जो आंसर आएगा वो आएगा एस। उसने पूछा है इंक्रीजिंग ऑर्डर, एस सबसे छोटा है तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होगी, देन पी, फिर डी। उसने एफ का नहीं पूछा इसलिए हम एफ नहीं लिख रहे। अगर एफ पूछा होता तो हम इसको इस तरह से एफ लिख देते। अभी उसने पूछा नहीं है तो हमने आंसर दिया नहीं है क्योंकि उसने 3 ही ऑर्बिटल पूछे। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 22। इसका आंसर है एस ग्रेटर देन पी ग्रेटर देन डी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस। एस इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा अट्रैक्शन मिलेगी, पी इलेक्ट्रॉन को उससे कम अट्रैक्शन मिलेगी, डी इलेक्ट्रॉन को उससे कम अट्रैक्शन मिलेगी। जो छोटा होगा वो पास होगा तो अट्रैक्शन ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 23, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन एटम यूजिंग ऑर्बिटल डायग्राम। बेटा ऑक्सीजन की पहले तो कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है 1s2 2s2 2p4। फिर वो कह रहा है ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए। 1s2 में 2 हो गए, 2s2 में भी 2 हो गए, 2p में 3 ऑर्बिटल होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। 1 2 3 एंड 4। ये 2p4 हो गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। दिस इज ये क्वेश्चन नंबर 22 था, ये क्वेश्चन नंबर 23 है। आइए अब आगे चल रहे हैं, 24 कर रहे हैं। 24, nickel atom can lose 2 electron to form nickel 2 positive ion. The atomic number of nickel is 28. From which orbital the nickel loses 2 electron? We are doing question number 24. We are doing question number 24. तो वो कह रहा है पहले तो हमें निकल की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। निकल is 28, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8। तो ये आपने निकल की 28 की कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। अब वो चाहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज हों, निकल 2 पॉजिटिव। तो हमने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करवा दिए। 1s2 2s2 2p6 3s2
3p6, 4s0, 3d8। जो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे वो 4s से होंगे। ये मैंने आपको चैप्टर कराते हुए समझाया था। जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सबसे ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन उसमें से लूज होते हैं। सबसे ज्यादा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका है? 4 का। तो इलेक्ट्रॉन जो लूज होंगे 4s से होंगे। तो उसने पूछा है फ्रॉम विच ऑर्बिटल will nickel lose 2 electron, that is 4s? Answer is 4s। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। अब वो पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, which of the following is a degenerated orbitals? पहले तो आपको बताना चाहिए degenerated orbitals क्या होते हैं। Degenerated orbitals are those orbital which have same energy. Degenerated orbitals are those orbital which have same energy. अब किसकी एनर्जी सेम होगी? एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूं। अगर मैं 3D के 5 ऑर्बिटल बनाता हूं, आपको पता है dxy, dyz, dzx, dx² माइनस y² एंड dz², ये सारे डीजनरेटेड हैं। इन सबकी एनर्जी बराबर है तभी उन्हें एक साथ बनाया जाता है। तो 3D वालों की एनर्जी 3D के साथ बराबर होगी, 4D ऑर्बिटल्स की एनर्जी 4D के साथ बराबर होगी। तो 3D वालों को हम ग्रीन से अंडरलाइन कर दे, ग्रीन मार्क कर देते हैं। 3D, 3D, 3D। इसका मतलब 3dxy, 3D आपका z² एंड 3dyz, 3dyz। ये तीनों डीजनरेटेड ऑर्बिटल में कॉमा डाल देते हैं। ये हमने कॉमा डाल दिया। तो ये 3 डीजनरेटेड ऑर्बिटल हैं। अब 4D वाले हैं, उनकी एनर्जी भी बराबर होगी, उनको भी मार्क कर देते हैं। उनको हम ब्लू मार्क कर देते हैं। 1 2 3। अब उनको अलग ब्रैकेट में लिख देते हैं। ये आया 4dxy, 4dyz, 4dz²। दो सेट बन गए डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स के। पहले तो आपको एक्सप्लेन करना है व्हाट आर डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स आर दोज ऑर्बिटल व्हिच हैव सेम एनर्जी। तो किस किस की एनर्जी सेम है? 3D की एनर्जी सेम है एंड 4D की एनर्जी सेम। तो उम्मीद करते हैं ये वाले सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। इसको नोट कर लीजिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स एंड रेडियल नोड्स इन 3p। सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहिए कि नोड क्या होता है। नोड, इट इज द एरिया where the probability of finding the electron is negligible। ये बिल्कुल उल्टा है। किसके बिल्कुल उल्टा है? ऑर्बिटल के बिल्कुल उल्टा है। ऑर्बिटल होता है, इट इज अ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस where the probability of finding the electron is maximum। नोड ऑर्बिटल की ऑपोजिट डेफिनेशन है। नोड इज अ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस where the probability of finding the electron is negligible। इसमें जनरली 3 फॉर्मूले यूज होते हैं। एक होता है टोटल नंबर ऑफ नोड्स, ये होता है n-1। फिर होता है एंगुलर नोड्स, ये होता है L। एंगुलर क्वांटम नंबर भी याद करिए, उसका सिंबल L ही होता था, तो ये L ही आएगा। फिर आता है रेडियल नोड्स। रेडियल नोड्स होता है n-l-1।
हमें ये 3 फॉर्मूले नोट्स में यूज होते हैं। तो उन्होंने बोला 3p के लिए नोट्स निकालिए। 3 में जो 3p के अंदर जो 3 लिखा हुआ है वो है n। p के लिए l होता है 1। हमने आपको याद भी कराया था l इक्वल टू 0 इज s, l इक्वल टू 1 इज p, l इज इक्वल टू 2d, l इज इक्वल टू 3f। तो 3p में l कितना हो गया 1। अब आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं। वैसे उसने टोटल नंबर ऑफ नोड्स मांगा नहीं है पर हम निकाल देते हैं। दैट इज 3 माइनस 1 दैट इज 2। एंगुलर नोड्स कितने होंगे 1। रेडियल नोड्स कितने होंगे 3 माइनस 1 माइनस 1 दैट इज आपका 1। देखिए रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स को अगर आप ऐड करते हैं तो वो टोटल नंबर ऑफ नोड्स के बराबर हो जाते हैं। तो दिस इज द वे यू कैन कैलकुलेट angular node, radial nodes and total number of nodes। तो आइए क्वेश्चन नंबर 27 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 अगर आप ध्यान से देखें तो ये n प्लस एल रूल के ऊपर बेस्ड है। तो n प्लस एल रूल हम लगा रहे हैं इसमें। वो कहता है जिसका हमने n प्लस एल रूल पढ़ा था, n प्लस एल रूल इज ऑल्सो नोन एज बोहर-बरी रूल। बोहर-बरी रूल n प्लस एल रूल कहता था इफ अ सबशेल हैज, सबशेल भी बोल सकते हो ऑर्बिटल भी बोल सकते हो, if a orbital has higher value of n plus l has higher energy, if a orbital has lower value of n plus l has lower energy, if two subshell have same n plus l value, the orbital with higher value of n has higher energy, the orbital with lower value of n has lower energy। तो पहले तो हमें l लिख लेना चाहिए। l is equal to 0 for s, l equal to 1p, l equal to 2d, l equal to 3f। ये मैंने आपको बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का ए पार्ट कर रहे हैं। उन्होंने दिया है 1s, 2s, 3s एंड 2p। सबकी n प्लस एल वैल्यू निकालेंगे। आइए हम आप ही से पूछते हैं। यस शुक्ति बेटा 1s का n प्लस एल कितना होगा? मैं एक बार अनम्यूट कर दूं सबको। यस नाउ आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। शुक्ति बेटा 1s का n प्लस एल कितना होगा? समीक्षा बेटा आप बताइए। So 1 plus 0, that is 1. वेरी गुड। 1 plus 0 that is 1। अब आप मुझे बताएंगे सक्षम जी 2s का n प्लस एल कितना होगा? जो पहले लिखा होता है ये n होता है और ये l होता है। n कितना है? 2. हाँ जी उर्वी बेटा आप बताइए। Yes, sir. 2s Sir, का n प्लस एल बताइए। Sir, 2 plus 0 is equal to 2. वेरी गुड बेटा गलत होना या ठीक होना इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट होता है पार्टिसिपेट करना। जब आप पार्टिसिपेट करेंगे, करेक्ट करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, गलत करेंगे तो सीखेंगे, आपकी गलती करेक्ट कर दी जाएगी। 2s इसमें जो पहले लिखा होता है वो n होता है, n 2 हो गया। s के लिए l की वैल्यू चेक करिए 0 आ रहा है, तो n प्लस l जब निकाला गया तो 2 आ गया। अब 3s के लिए n प्लस एल निकालना है हमें।
हमें निकाल के दिखाएंगे सोहानी बेटा। सोहानी बेटा निकालिए। Sir, 3 plus 0 is equal to 3. थोड़ी वॉइस कम आ रही है, लाउडली बोलिए बिटिया। Sir, 3 plus 0 यस, 3 प्लस is 0। equal to 3. वेरी गुड। अब आ गया 2p। 2p आ गया। नेहा बेटा बताएंगे मुझे। Sir, 2 plus 1 वेरी गुड। 2 प्लस 1 दैट इज 3। अब देखिए इन दोनों का n प्लस एल बराबर आ गया है, तो किसकी एनर्जी कम होगी? जिसका n छोटा 2p। होगा। जिसका n किसका छोटा है? n इसका छोटा है। तो इसका मतलब 2p की एनर्जी 3s से लेस होनी चाहिए। तो हमने 2p की एनर्जी 3s से लेस लिख दी है। बाकी सबसे कम n प्लस एल है 1s का, फिर 2s का, फिर 2p का। वैसे जो आप इलेक्ट्रॉन भरते हैं वो n प्लस एल के हिसाब से ही भरते हैं। तो आप याद करिए, सबसे पहले 1s भरता है, फिर 2s भरता है, फिर 2p भरता है और फिर 3s भरता है। उससे आप चेक कर सकते हैं, पर आप डायरेक्ट उसको याद करें वो एक अच्छा मेथड नहीं है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया है। उम्मीद करते हैं सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम कर रहे हैं इसका बी पार्ट। मैं इसको रब कर रहा हूं। तो बी पार्ट में आपको सबका n प्लस एल निकालना है। आइए हम रब कर देते हैं इसको। हम बी में n प्लस एल निकाल रहे हैं सबका। आइए पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले है 4s, 3s, 3p, 4d। इसमें n प्लस एल निकालना है। इस केस में भाविक जी सबसे पहले n प्लस एल निकालेंगे। बोलिए भाविक जी कैसे निकालेंगे? प्रेजेंट है भाविक जी? प्रेजेंट है। बोलिए भाविक जी। 4 plus 0। वेरी गुड। 4 प्लस 0 इज अ करेक्ट वन। 4 आ गया। अब मुझे मनप्रीत बेटा बताएंगे 3s के लिए। Sir, 3 plus 0 3 प्लस 0। अब मुझे बताएंगे एक नूर बेटा बताएंगे। Sir, 3 plus 1 is equal to 4. 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। अब मुझे बताएंगे हरतेश्वर जी बताएंगे। 4 plus 2 is equal to वेरी 6. गुड, 6। तो ये हमारा, हमने सबका n प्लस एल निकाल लिया। दो चीजों का n प्लस एल सेम आया है, दैट इज 4s एंड 3p। अब हमें ये बताएंगे, हलीन बेटा बताएंगे किसकी एनर्जी कम होगी 3p एंड 4s में से? Sir, 3p. 3p की एनर्जी 4s से कम होगी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका यहां तक। अब हमें इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। हमें हलीन बेटा ही अरेंज करके देंगे। बिटिया सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? Sir, 3s. वेरी गुड। 3s की एनर्जी सबसे कम होगी। फिर 4 वाले आ गए सारे। सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होगी? 4d. 4d। तो ये आपका आंसर आ गया। सर ये जो क्वेश्चन आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स में कर रहे हैं, सेम क्वेश्चन आपको स्कूल में आएंगे। एनसीईआरटी के आउट टेक्स्ट हो जाए, इन टेक्स्ट हो जाए या एग्जाम्पलर्स हो जाए, एग्जाम में आते ही आते हैं। आपको लगेगा यही तो हमने क्लास में पढ़े थे और यही एग्जाम में आ गए। यही कंपटीशन में भी आते हैं। अब तो इनके आने की प्रोबेबिलिटी और भी बढ़ गई। ऑब्जेक्टिव की वेटेज बढ़ गई है, छोटे क्वेश्चंस की वेटेज बढ़ गई है, तो ये क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। इसी में से वो आपको कोई भी क्वेश्चन हल्का सा मॉडिफाई करके आपको दे देगा वो। आइए सी पार्ट कर रहे हैं। तो ये सबको क्लियर हो गया होगा। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं है
चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, सी पार्ट। एंड अगर किसी बच्चे का नाम हम नहीं बोल पा रहे किसी कारण से, तो आप रेज द हैंड भी कर सकते हैं कि सर मेरी बारी नहीं आई अभी तक। 5p, 4d, 5d, 4f, 6s। आइए हम अब आगे चलते हैं। अब जसवंत बेटा बता रहे हैं हमें पहला, बोलिए जसवंत बेटा। Sir, 5 plus 1 is equal to 6. वेरी गुड। 5 + 1 = 6। अमितोष बेटा बताएंगे, बोलिए बेटिया। So 4 plus 2, 6. 4 + 2 6। वेरी गुड। ओके, और भी किसी ने हाथ खड़ा किया है, रेज द हैंड किया है? ओके, अशनूर गिल जी, आप बताइए अशनूर जी। 5 + 2 7। 5 + 2 7। ओ भाई, तो सब बहुत सारे बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए। जिन्होंने आंसर, जिनका हो गया वो हाथ नीचे कर लीजिएगा। ओम जी को मौका दे रहे हैं, ओम जी। 4f। 4 + 3। 4 + 3 that is 7। ओके, हर्षदीप सिंह जी, हर्षदीप। Sir, 6 + 0. 6 + 0 that is 6। वेरी गुड। अब तीन चीजों का 6 आ गया है। तीन ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनका n+l 6 आ चुका है। सुखदीप बेटा बताएंगे कि सबसे अरेंज करिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको। सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? So 6s. Sir, जब 4D, 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 sir. 4D। 4d। आगे बोलिए सुखदीप बेटा। फिर Sir, 4f. क्या कर रहे हैं? n+l 6 किसका 6 आया है? इनका 6 आया है। पहले 6 वालों को तो अरेंज करिए ना। Okay, sir. 4D, हाँ। फिर 5p, 4d, 5p एंड देन 6s. अब बस अब आपका हो गया। अब आपने इतना आंसर दिया। अब हमें बताएंगे कुणाल जी। 7 n+l आ रहा है, बताइए सर। इसको अरेंज करिए। पहले आएगा 4f देन 5d। फिर पहले आएगा 4f एंड देन 5d। तो ये हमारा आंसर आ गया। जिसका n+l छोटा है उसकी एनर्जी कम, जिसका n+l बड़ा है उसकी एनर्जी ज्यादा। अगर n+l सेम आ गया तो किससे अरेंज करना है? फिर n से अरेंज करना है। जिसका n कम होगा उसकी एनर्जी कम, जिसका n बड़ा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा। तो ये सी पार्ट हो गया हमारा। अब हम डी पार्ट पे जा रहे हैं। किसी को कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज। हाँ, पर इसमें प्लीज अपने पीछे के माइक्स बंद रखिए। किसी भी डिस्टरबेंस पे आपको फ्री कर दिया जाएगा, बिल्कुल। आप दोबारा लॉगिन भी नहीं कर पाएंगे। ओके, डी ऑप्शन। अब हम डी पार्ट कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं सबको क्लियर हो गया है। हम रब कर रहे हैं इसको। डी जल्दी से सॉल्व करिए जब तक हम रब करते हैं। डी पार्ट है 5f, 6s, 7s, 7p। अमितोष बेटा आपकी टर्न हो चुकी। जिनकी टर्न होगी प्लीज वो मत करिए, सबकी बारी आ पाए। अर्जुन जी बताएंगे। 5f। Sir, 5 + 3. 5 + 3। वेरी गुड, इट्स 8। हाँ जी, आगे बताएंगे वंदना बेटा। 6 plus 2 is equal to 6 + 0 is 6। वेरी गुड। अब बताएंगे हमें वंदना बेटा कुछ कहना चाहते हैं? सर 6d था क्वेश्चन में, 6s नहीं था। 6d है, हम चेंज कर लेते हैं। 6d है तो ये 6d कर देते हैं। चलिए 6d हो गया तो यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका। वंदना बेटा बोलिए। 6 plus
8 आ गया। अविरीत बेटा, अविरीत बेटा दोबारा बोलिए। 7 plus 3, 10. 7, एस 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 0, 7. यस 7 आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है आपका। अब बताएंगे हमें, शुभम जी बताएंगे। 7 plus 1 is equal to 8. 7 + 1 = 8। ओके, अब अमितोष बेटा ने हाथ खड़ा किया, चलिए हम उन्हें मौका दे देते हैं। बेटा इनको अरेंज करिए जल्दी से। Sir, 7s, 5f, 7s, 6d, and 7p. 5f, 6d and 7p. That's very good and it is a correct answer सबका, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला सारे का सारा पार्ट क्लियर हो गया। अब हम आगे चल रहे हैं। Based on the above information, solve the question given below. Which of the following orbital has the lowest energy? 4f, 5d, 5s, 5p. इसमें सारे सॉल्व करेंगे। मैं किसी बच्चे से आंसर पूछूंगा, जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए। ओके, चलिए अब हम आप बच्चों से पूछ रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा। हमें इसका आंसर देंगे गौरी बेटा। गौरी बेटा 4d, 4f, 5s, 5p सबका आपने n+l निकाल लिया होगा। सबसे कम एनर्जी किसकी आ रही है? Sir, 5s. 5s की आ रही है। 5s का n+l होगा 5 + 0 दैट इज 5। और 4d का हम निकाल देते हैं 4 + 2 दैट इज 6। 4f का होगा 4 + 3 दैट इज 7। 5p का होगा 5 + 0 दैट इज 5। तो इन दोनों का 5 + 1 तो ये 6 हो जाएगा। तो सबसे कम n+l आ रहा है 5s का। तो दिस इज अ करेक्ट आंसर। गौरी बिटिया का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। पर एग्जाम में आपको अगर स्कूल में आता है तो आपको सारा निकाल के दिखाना है। हो सके तो n+l को डिफाइन भी करिए वहां पे, क्योंकि डेफिनेशन के मार्क्स जरूर मिले आपको। आइए अगला कर रहे हैं हम। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट एनर्जी? ऑप्शंस आर 5p, 5d, 5d, देन आपका आ गया 5d आ गया, देन 5f आ गया, देन 6s आ गया, देन 6p आ गया। हाँ जी, अब इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है ये हमें बताएंगे। प्रथम जी बताएंगे। प्रथम जी। सर 5f की। 5f की कितना आ रहा है n+l बताइए सर। सर 5f का सिर्फ ये सबका। 5f का सर 5 + 3 दैट इज 8। दैट्स वेरी गुड। इसका होएगा 5 + 1, 5 + 2, 6 + 0 एंड 6 + 1। तो सबसे ज्यादा जो n+l आ रहा है वो आ रहा है 5f का। तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है सर। तो उम्मीद करते हैं सबको ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 28, which of the following will not show deflection from the path passing through electric field? बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड के दो टर्मिनल होते हैं। मान लीजिए दिस इज लाइक अ पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमने पॉजिटिव प्लेट लगा दी, ये आपकी नेगेटिव प्लेट लगा दी। आपको पता है अट्रैक्शन विल बी टुवर्ड्स द ऑपोजिट चार्ज। पॉजिटिव चीजें नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेंगी, नेगेटिव चीजें पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेंगी, पॉजिटिव चीजें नेगेटिव की तरफ। अब प्रोटोन जो है दैट इज पॉजिटिवली चार्ज। प्रोटोन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो यहां तक तो सीधा जाएगा, और जैसे ही वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में आएगा इट विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा। कैथोड रेज को हम
बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मानते हैं, we consider as a beam of electrons and electrons are negatively charged, and जब तक कोई टर्मिनल नहीं है वो सीधा जाएगा, और जैसे ही प्लेट्स के बीच में आएगा it will be deflected towards positive plates, it will be attracted towards the positive plates, वो इस तरह चले जाएगा, उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। अब बारी आ गई कैथोड रे एंड इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, कैथोड रेज में भी सेम रहेगा, कैथोड रे लीजिए और इलेक्ट्रॉन ले लीजिए, एक ही बात है। कैथोड रेज आर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब बारी आ गई न्यूट्रॉन्स की, न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रली चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता इनके ऊपर, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो ये न्यूट्रल हैं। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड से निकाले जाएंगे ये विदाउट डिफ्लेक्शन सीधे चले जाएंगे, बिल्कुल सीधे, बिल्कुल सीधे चले जाएंगे, बिल्कुल सीधे ऐसे। तो इस केस में आंसर क्या आया? इस केस में आंसर आया कि न्यूट्रॉन विल डू नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन। एक और अच्छा क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर बाय चांस आ जाता है तो, वैसे केमिस्ट्री में भी आ सकता है, फिजिक्स में ज्यादा आता है। मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया है, मैं अब दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं। हमारे पास ये 3 बीम्स ही हैं, ये 3 बीम्स हैं, एंड हम एक बार फील्ड को दोबारा लगा देते हैं। ये हमने एक बार फील्ड एक बार फिर लगा दिया, यहाँ भी फील्ड लगा दिया, हमने लिख दिया ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है, मैग्नेटिक फील्ड कर दिया। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड होता है तो क्या होगा? देयर आर 2 पॉसिबल आंसर्स फॉर दिस। पहला, जो नॉर्थ पोल होता है बाय कन्वेंशन उसको पॉजिटिव माना गया है और साउथ पोल को नेगेटिव माना गया है बाय कन्वेंशन। तो यहां पे न्यूट्रॉन तो पहले ही क्या था, कोई चार्ज है नहीं, जस्ट अ मिनट, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज तो है नहीं, तो वो तो इसमें भी सीधा ही जाएगा। अब बारी आ गई प्रोटॉन्स की। प्रोटॉन्स आर व्हाट? प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, जब तक एंटर नहीं करेंगे तब तक तो सीधा ही जाएगा, उसके बाद ये नेगेटिव की तरफ चले जाएगा। कैथोड रेज जब तक तो एंटर नहीं करेंगे सीधे जाएंगे, और जैसे ही वो एंटर करेंगे, कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, दे विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव। एक तो ये आंसर है, इसको आप पहले नोट कर लीजिए। अगर ये ऑप्शंस दी हुई हैं तो ऐसे करेंगे। अगर ये ऑप्शन नहीं दी हुई, केमिस्ट्री में वैसे ऐसे आना चाहिए, अगर केमिस्ट्री में क्वेश्चन आएगा तो। अगर ये फिजिक्स में आ जाता है, मैं इसको रब कर रहा हूं, आपने नोट कर लिया होगा, अगर ये फिजिक्स में आ जाता है फिर आपको ऐसे नहीं करना, या ऑप्शन इस तरह से नहीं दी हुई, फिर आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल निकाल के आंसर निकालेंगे और अपने फिजिक्स वाले टीचर से डिस्कस करेंगे। तो वैसे ये +2 में क्वेश्चन बनता है, 10th में भी शायद आपने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा हो, पर ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का क्वेश्चन है। अगर तो सिंपल डिफ्लेक्शन आती है तो मैंने आपको बता दिया, अगर वो इसके अलावा किसी और तरह से ऑप्शन क्रिएट करता है तब आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाना पड़ेगा। वो मेरे सब्जेक्ट में नहीं आता तो इसलिए मैं उसको नहीं करवा रहा हूं। मैंने आपको एक अच्छा क्वेश्चन क्रिएट करके दिखाया कि क्वेश्चन में आपको कैसे ट्रैप कर सकता है टीचर। आइए क्वेश्चन नंबर 29 कर रहे हैं हम, इसको हम रब कर देते हैं, जल्दी से अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारे। क्वेश्चन नंबर 27,
an atom with atomic mass 13 and neutrons are 7. So what is the atomic number of the element? Sir, कोई भी element है, like it can be anything like E. It has a mass of 7. Neutron is 13. Then proton क्या होंगे? Protons होते हैं, आपको पता है, number of neutrons plus number of protons are equal to atomic mass. तो atomic mass कितना है? 13 है. Number of neutrons 7 है. तो प्रोटॉन कितने होंगे? 6 होंगे. और नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन एंड एटॉमिक नंबर सेम होते हैं अगर कोई चार्ज ना हो. चार्ज की उसने कोई बात ही नहीं की है, तो इसका एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन 6 आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन भी 6 होंगे, एटॉमिक नंबर भी 6 होगा, तो आंसर आ जाएगा 6. 6 होता है कार्बन का, इसका मतलब बात कर रहा है 613 की बात कर रहा है. तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 29. ये क्वेश्चन आपको करना है. करिए सर, जल्दी से रीड करिए और इसको करके दिखाइए. सर बी पार्ट में कौन सी यूनिट है? बी पार्ट में बेटा माइक्रोमीटर्स. बी जो उन्होंने लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है 300 माइक्रोमीटर. इसमें मीटर की क्या कन्वर्जन होती है? ये आप बताइए. अगर आप कर देंगे देन इट्स वेरी गुड, अदरवाइज मैं करके दिखाऊंगा आपको. हम आपको इसके लिए 30 सेकंड्स और देंगे. Your time has started. You have last 30 seconds to solve this question. Sir, done. Okay, that's very good. Done, sir. Very good. That's very fine. Put your pen down. अब हम आपको हेल्प करके देते हैं. पहले तो सबसे पहले जिस स्टूडेंट ने बोला, किस स्टूडेंट ने बोला था कि मेरा हो गया है? बोलिए सर, कैसे किया आपने? कुणाल जी बोलिए. सर हमें पता है सर, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ. वेरी गुड. देन आई फाउंड वेवलेंथ इन मीटर्स. ए की कितनी है ये बताइए. सर ए की है 300 × 10⁻⁻⁹ मीटर. ओके. बी में? सर बी में 300 × 10⁻⁻⁶ आनी चाहिए शायद. शायद नहीं, Yes, बिल्कुल 6 ही आएगी. हाँ, पर ये अच्छा है कि Yes, sir. जो डाउट्स हैं वो अभी निकल रहे हैं. एग्जाम में डाउट आएगा तो मार्क्स कट जाएंगे. सी में बताइए, दूसरे बच्चे ने किसने बोला था हमारा हो गया है? बोलिए सर बेटा. अमितोष बेटा बोलो. सर सी का आ रहा है 3 × 10⁻⁹ मीटर्स. ओके. एंड डी में बेटा आप ही बोलिए. 3 × 10⁻⁹. C and D are equal. 30 आर्मस्ट्रॉन्ग is 10⁻⁻10. ये आ गया. आर्मस्ट्रॉन्ग जो होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर्स. तो हमने एक बार निकाल दिया. पर
हम इसको इनके यूनिट हमें सेम करने पड़ेंगे, पावर्स डिफरेंट हो जाएं पर शुरू वाली वैल्यू सेम करनी पड़ेगी। मैं ए की वैल्यू पहले सेम कर रहा हूं, ए मैं दोबारा लिख रहा हूं, ए को मैं लिख रहा हूं 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 मीटर्स। मैंने ये दो जीरोस को ऊपर एडजस्ट कर दिया, आई थिंक सो आपको आता होगा। बी में 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 मीटर्स, सी में 3 इंटू 10 पावर -9 वैसे ही करेक्ट है। डी दैट इज 3 इंटू 10 पावर -9। अब उसने कहा है अरेंज अकॉर्डिंग टू द एनर्जीज। बेटा मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, जो एनर्जी होती है वो होता है E इज इक्वल टू एच न्यू, और एक फॉर्मूला हमने और पढ़ा था C इज इक्वल टू न्यू लेमडा, तो न्यू हो जाता है C बाई लेमडा। ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी तो ये बन गया E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, E इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा। H भी कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट है, दैट मींस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा। जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमें एनर्जी ज्यादा इंक्रीजिंग ऑर्डर निकालना है, तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो है वो है हमारी बी ऑप्शन की, तो बी की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, वेवलेंथ सबसे ज्यादा है तो एनर्जी सबसे कम होगी, तो बी की एनर्जी सबसे कम हो गई। उससे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है? उससे मतलब उससे कम, ए की, ए की, तो ए की एनर्जी, इसकी वेवलेंथ कम है तो एनर्जी बढ़ जाएगी। सी और डी की वेवलेंथ सबसे कम है तो इसलिए उनकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी और बराबर होगी क्योंकि उनकी वेवलेंथ भी बराबर है। तो उम्मीद करते हैं आपका क्लियर हो गया। कोई डाउट आपको? सबको क्लियर हो गया है? यस Yes, सर। sir. इसको साइड पे कर दें। ओके दैट्स फाइन। तो ये वाला क्वेश्चन सबका क्लियर हो गया। नाउ वी आर शिफ्टिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम इसको इरेज कर देते हैं, ये हमने इरेज कर दिया। जस्ट वेट, हम इसको मैनुअली इरेज कर देते हैं। नाउ वी आर शिफ्टिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay. Question number 31. How the electronic configuration of valence shell of copper is 3d10 4s1 but not 3d9 4s2? Copper 29 था, it's 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। ऐसी कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए थी बट ये थी नहीं। इसका एक इलेक्ट्रॉन आगे चले जाता था और ये बन जाता था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, ये बन जाता था। इसका कॉज क्या था? इसका कॉज हमने लिखा था हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल। Half filled and fully filled orbitals are extra stable. This is the reason of question number 31. तो उम्मीद ये तो बहुत इजी है, आपका समझ आ गया होगा आपको। अब आता है क्वेश्चन नंबर 32। इसके लिए मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं पूरा, जल्दी से क्वेश्चन रीड करिए और करके दिखाइए मुझे। Just read the question fast and your time starts now. करिए प्लीज। करिए।
Last 20 seconds. Sir, done. Okay, that's very good. इसका मतलब 1 मिनट में बच्चे ने सॉल्व किया. That's very good. Okay. एक नॉर्मल बच्चा जब ये करता है तो शायद 1 मिनट में क्वेश्चन भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाता. आइए हम आपको हेल्प करते हैं. वो कहता है द बाल्मर सीरीज ऑन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कॉरेस्पॉन्ड टू ट्रांजिशन फ्रॉम n equal to 2 to 3 4 5 and all. This series belongs to a visible range. Very good. Calculate the wave number of the line associated with the transition of Balmer series when the electron moves from n equal to 4. पहले तो फॉर्मूला लिखना है 1 upon lambda is equal to r into 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square into z square. ये इसका फॉर्मूला है. और वेव नंबर जो होता है वो होता है 1 upon lambda. इन सेंटीमीटर्स ले तो और भी अच्छा होता है. तो v लिख के ऊपर बाहर डाल देते हैं. ये वेव नंबर का न्यू बार इज इक्वल टू 1 by lambda इन सेंटीमीटर्स. तो ऑलरेडी ये सेंटीमीटर में चल रहा है तो कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी. तो ये वेव नंबर हो गया. आर की ये वाली वैल्यू ले लें, बहुत अच्छी बात है. नहीं तो 1.1 into 10⁵ लें. 1.1 into 10⁵. आप ये भी ले सकते हैं पर इससे थोड़ी कैलकुलेशन लंबी हो जाएंगी. बाल्मर सीरीज में n1 equal to 2 होता है. तो ये 2 का स्क्वायर हो गया माइनस वो कर रहा है 4th इलेक्ट्रॉन. तो ये 4 का स्क्वायर हो गया. हाइड्रोजन के लिए Z1 होता है. तो ये आपको सॉल्व करना है. 1.1 into 10⁵ upon 1 upon 4 minus 1 upon 16. Take LCM. 1.1 into 10⁵. 16 LCM आ गया. तो दिस इज आपका 4 minus 1, that is 1.1 into 10⁵ into 3 upon 16. इसको आप सॉल्व कर लेंगे. ये आपका आंसर आ जाएगा. और ये आपका जो आंसर आएगा ये सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा. वेव नंबर देखिए क्या होता है 1 upon lambda इन सेंटीमीटर. तो यूनिट्स क्या हो जाएंगे सेंटीमीटर इनवर्स. तो दिस इज योर आंसर. तो उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा आपको. इसको नोट कर लीजिए. चलिए ये क्वेश्चन आपका हो गया. आई एम गिविंग यू अगेन 1 minute to solve the next question. करिए, read the question. करिए सर. Your clock has been started. करिए सॉल्व. करिए सॉल्व. Last 15 seconds. Sir, done. Done, sir. Very good, very good, very good. Wow. That's very good. Okay, that's very good. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये. डी ब्रॉगली का रिलेशन है लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv. mv तो इसको v लिख देते हैं mv. जो h होता है वो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 into 10⁻34. Mass should be taken in kgs. It's 100 grams.
then it should be in kgs, it should be divided by 100,000, so it become 0.1 kg. मास भी आ गया. वेलोसिटी शुड बी इन मीटर पर सेकेंड. उन्होंने 100 किलोमीटर दिया हुआ है, तो आपको इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है. पहले आप क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया, ये मीटर बन गया, अपॉन आपको इसको पर सेकेंड में करना है, तो 60 × 60, तो ये आपका 0 कट जाएंगे, तो ये 1000/36 आ जाएगा. वैसे ऐसी कन्वर्जन्स आप जनरली फिजिक्स में करते हैं तो 5/18 करके करते होते थे. इसको काटेंगे तो आई थिंक सो 5/18 भी आ जाएगा वो आपका. तो ये आपका वेलोसिटी आ गई. अब आपको सिंपल फॉर्मूले में पुट करना है 6.6 × 10⁻34 अपॉन आपका मास आ गया 0.1 × 1000/36. ये 36 ऊपर चले जाएगा, into 10⁻34 upon 0.1 × 1000 × 36. ये आप सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर होगा. उम्मीद करते हैं इसमें कोई डाउट नहीं होगा. Read the question. What is the experimental evidence in support of the idea that electronic energy in an atom are quantized? Okay. Listen. What is the experimental evidence in support of your idea that energies in an atom is quantized? बेटा इसके दो कंसेप्ट हैं. I'll tell you one thing. अगर तो हम बोहर का लेते हैं, बोहर का, पहले तो क्वांटाइज का मतलब क्या होता है? क्वांटाइज का मतलब होता है फिक्स एनर्जीज. तो बोहर ने एक फॉर्मूला दिया था ऑर्बिट में, En = constant upon n² × z². फॉर हाइड्रोजन एटम ले लेते हैं. फॉर हाइड्रोजन एटम E1 is constant upon 1 का स्क्वायर. अगर किलो जॉल पर मोल में लेते हैं तो ये कांस्टेंट 1312 अपॉन 1 इंटू किलो जॉल पर मोल होता है. यूनिट बदलने से ये वैल्यू बदल जाती है. E2 कितना होगा? -1312 अपॉन 2 का स्क्वायर, दैट इज -1312 अपॉन 4 किलो जूल पर मोल. तो एवरी ऑर्बिट हैज अ फिक्स एनर्जी. एवरी ऑर्बिट हैज अ फिक्स एनर्जी. तो जब एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट जाना होगा तब भी एनर्जी क्या लगेगी? फिक्स ही लगेगी. अब मान लीजिए मैं ड्रॉ कर देता हूं, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट, ये फिफ्थ ऑर्बिट. ये n = 1 है, ये n = 2 है, ये n = 3 है, ये n = 4 है, ये n = 5. इसमें मैं एक चीज तो ये बताना चाहता हूं, अगर मुझे फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट जाना है तो फिक्स एनर्जी है. आप E1 - E3 कर दीजिए. अगर मुझे फोर्थ से सेकंड में जाना है तो आप E4 - E2 - E4 कर दीजिए. फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, कोई भी लेना. आप किसी ऑर्बिट से किसी ऑर्बिट में भी जाना चाहते हैं तो आप वो एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो एनर्जी फिक्स है. फिक्स है इसलिए क्वांटाइज्ड है. क्वांटाइज्ड मींस फिक्स. एवरी ऑर्बिट हैज अ फिक्स एनर्जी, एंड फॉर changing from first and one orbit to another orbit is also fixed. This is called quantized. यहाँ पे एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, आपने शायद ऑब्जर्व किया हो, ये जो डिस्टेंस मैंने बनाया है, देखिए ये जो डिस्टेंस है A, B, C, D, ये डिस्टेंस कम होता जा रहा है.
ये डिस्टेंस कम होता जा रहा है। इस क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है, मैं वैसे बता रहा हूं। अगर आप E2 माइनस E1 निकालेंगे तो जो एनर्जी आएगी वो A आएगी, मान लो वो A आती है, और आप इसके बाद आप E3 माइनस E2 निकालिए, वो B आएगी। E4 माइनस E3 निकालिए, वो C आएगी। E5 माइनस E4 निकालिए, तो D आएगी। A is greater than B is greater than C is greater than D। जस्ट ऑब्जर्वेशन है, आप ऑब्जर्व करिए कि फर्स्ट और सेकंड में एनर्जी गैप ज्यादा है, सेकंड एंड थर्ड में एनर्जी गैप कम है, थर्ड एंड फोर्थ गैप में और कम है, फिफ्थ एंड सिक्स्थ में और कम है। जैसे जैसे आप हायर ऑर्बिट में जाते जाएंगे एनर्जी डिफरेंस कम होता जाएगा और लाइंस क्लोज आती जाएंगी। अगर मैं एक लाइन और बनाऊं तो वो और कम हो जाएगी, वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। दिस इज n इक्वल टू 6। ये इतना कम हो जाएगा थोड़ी देर बाद कि ड्रॉ करना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ये मैं एक ऑब्जर्वेशन देना चाहता हूँ, याद रखिएगा। क्वेश्चन भी आ सकता है कि किस ऑर्बिट में और किस ऑर्बिट में एनर्जी गैप सबसे ज्यादा है। फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्बिट में एनर्जी गैप सबसे ज्यादा है, उससे कम सेकंड थर्ड में, उससे कम थर्ड फोर्थ में, सबसे कम जो लास्ट वाला होगा। तो ये एक ऑब्जर्वेशन पार्ट था जो मैं बताना चाहता था। थर्ड में 34th में मैंने बोहर के हिसाब से तो आपको समझा दिया। अब मैं आपको ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से समझा रहा हूं। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं मेरे से। नाउ वी आर डिस्कसिंग द सेम थिंग इन ऑर्बिटल्स। In orbitals, the energy is calculated with the help of n plus L. n plus L. जिसका n plus L कम है उसकी एनर्जी कम है, जिसका n plus L ज्यादा है उसकी एनर्जी ज्यादा है। तो we can easily arrange increasing order of n plus L। वो हमने किया भी था, 1s, 2s, 2p, then 3s, 3p, then 4s and then 3d like this। हमें किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी निकालनी है या सबशेल की एनर्जी निकालनी है तो हम क्या निकाल देंगे? n plus L। n plus L helps us to find energies, increasing order of energies। तो in orbital the n plus L concept is used to find the energy, whereas in orbits En is equal to minus constant upon n square upon n square into z square helps us to find energies, So this is the way we can say energy is quantized। Now we are doing question number 35। That is a very good question। एक बार पढ़ लीजिए question 35। Out of electron and proton, which one will have higher velocity to produce matter wave of the same wavelength? तो इसके लिए आप क्या करेंगे? वेवलेंथ के लिए फॉर्मूला था लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। मान लो जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, तो ये हो जाएगा m1v1। h तो कांस्टेंट होता है। अब प्रोटॉन है, उसे लेता है लैम्डा 2 इज इक्वल टू h अपॉन m2v2। ये ले लिया हमने, जस्ट अ मिनट, h अपॉन m2v2। अब वो कह रहा है वेवलेंथ इक्वल है, तो हमने इक्वल रख दी। इसका मतलब h अपॉन m1v1 इज इक्वल टू h अपॉन m2v2। h कट गए तो ये क्या बन गया? m1v1 रेसिप्रोकल के लिए m2v2। तो वो कह रहा है आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विच विल हैव हायर वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये तो कांस्टेंट हो गया ना एक तरह का, ये कांस्टेंट है। जिसका मास ज्यादा होगा, जिसका मास मोर होगा, उसकी वेलोसिटी लेस होगी, और जिसका मास लेस होगा उसकी वेलोसिटी मोर होगी।
मोर होगी। तो इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है, इलेक्ट्रॉन का मास कम है, इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 35। ये हो गया सबका क्लियर। क्वेश्चन नंबर 36, a hypothetical electromagnetic wave is shown in this diagram, find the wavelength। सर वेवलेंथ होती है इस पीक से लेके इस पीक तक, यहां तक। आप देखिए कितनी बार यूज होगा ये। अगर ये x है, x की वैल्यू उसने दी हुई है, तो हमें 4 बार लेना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड द डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो ये 4 बार लेना पड़ेगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू 4 इंटू 2.16। ये 2.16 दिया हुआ है पिकोमीटर, तो ये जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी वेवलेंथ बन जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा ये वाला। What is the difference between orbit and orbital? ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल का डिफरेंस क्या होता है ये हमने पढ़ा हुआ है, तो दैट्स फाइन। ये सेम है थ्योरेटिकल। क्वेश्चन नंबर 39, a table tennis ball has a mass of 100 grams. Sorry, a table tennis ball has a mass of 10 grams with a speed of 90 meter per second. तो आइए लिख लेते हैं, mass is 10 grams and speed is 90 meter per second. 90 meter per second. If the speed is measured with the accuracy of 4%, find the uncertainty in position. डेल्टा V निकालेंगे। डेल्टा V होगा 90 का 4%, तो ये 0 से 0 गया, 36/10 दैट इज 3.6 आ गया। ये आपका डेल्टा V आ गया। मास केजी में लेना होता है तो 10/1000 आ गया। तो ये अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है, 0 से 0 गया तो 0.01 kg आ गया। तो डेल्टा x इंटू m डेल्टा v ग्रेटर देन h/4π, ये आपको करना है। डेल्टा x आपको निकालना है। मास आपका आ गया 0.1, v आ गया 3.6 ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। h की वैल्यू आपको पता है 6.6 इंटू 10⁻34, ये आप पुट कर देंगे। पाई आपको मालूम है, प्योर कैलकुलेशन करनी है, डेल्टा एक्स निकाल देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 40 हो गया, 39 हो गया। अब हम क्वेश्चन 40 करने लगे। उम्मीद करते हैं ये क्लियर हो गया होगा आपको। नाउ वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 40। द इफेक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट only in the motion of microscopic particle and it is negligible for macroscopic particle, justify the statement। ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है, वैसे मैं दोबारा कर देता हूँ। आप माइक्रो के केस में, माइक्रोस्कोपिक के केस में आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। वेलोसिटी ले लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड या 100 मीटर पर सेकेंड ले लीजिए। एरर ले लीजिए ±1%, 1%। तो v हो जाएगा 100 का 1%, दैट इज 1। तो यहां से आप डेल्टा x निकाल दीजिए। जो डेल्टा x आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻³ से लेके -6 के बीच में आ जाना चाहिए, जो कि हम बहुत इजीली माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। फिर आप मैक्रोस्कोपिक के लिए लीजिए। मैक्रो में आप कार ले लीजिए, मास ले लीजिए 1000 kg, वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड ±1%। तो 100 का 1% लेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो आप फिर इसी फॉर्मूले में पुट करिए, डेल्टा x इंटू m डेल्टा v इज ग्रेटर देन h/4π। जब इस केस में आप डेल्टा x निकालेंगे तो 10 की पावर काफी छोटी आएगी, -30 to -40 के बीच में कहीं आएगी, -30 to -40 के बीच में आ जाएगी। ये इतनी छोटी वैल्यू है कि आप
अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से भी करेंगे तो भी पता नहीं चलेगा। तो हम कह सकते हैं कि मैक्रो पे एप्लीकेबल नहीं है, माइक्रो पे एप्लीकेबल है। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 40। अब चल रहे हैं हम 41 पे। हाइड्रोजन एटम हैज ओनली वन इलेक्ट्रॉन, सो म्यूचुअल रिपल्शंस आर बिटवीन इलेक्ट्रॉन इज एब्सेंट। हाउएवर इन मल्टी इलेक्ट्रॉन atom mutual repulsion between the electron is significant. How did this affect the energy of electron in the orbitals of the same principal quantum number in the multi-electron atom? That's a very good question. मैं इसको रब कर रहा हूँ। एक बार आप उतनी देर क्वेश्चन नंबर 41 फिर से पढ़ लीजिए। ओके, मैं फिर से पढ़ के दिखा रहा हूँ। हाइड्रोजन एटम has only one electron, so mutual repulsion between the electrons is absent. However, in multi-electron atom, mutual repulsion between the electron is significant. How does this affect the energy of electron in an orbital of the same principal quantum number? That's right, in a multi-electron atom. वो कह रहा है कि एनर्जी कैसे इफेक्ट होती है जब इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा हो जाते हैं। सर, एनर्जी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड विद n+l। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, चाहे एक भी हो, ऑर्बिटल में एनर्जी हमेशा n+l से कैलकुलेट की जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए 3D में है, 3D xy, 3D yz, 3D zx, 3D dx² - y², 3D z², तो ये डीजेनरेटेड ऑर्बिटल हैं। इनकी एनर्जी बराबर है, इनकी एनर्जी बराबर है। अगर हम 3D की एनर्जी 4D से कंपेयर कर रहे हैं या किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी किसी से भी कंपेयर कर रहे हैं, तो एनर्जी निकालने का जो मेथड है, एनर्जी निकालने का जो मेथड है वो सिर्फ एक है, दैट इज n+l। तो आप डिस्कस करेंगे कि अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन आ जाता है, देन एनर्जी इज कैलकुलेटेड विद n+l रूल, एंड if electron is in, if more than one electron are present in 3D, 4D, 4f, then they are in degenerated orbital. They have equal energy. 3D xy has equal energy 3D yz is equal to 3D zx, dx² - y², dz². They are degenerated orbital. They have equal energies. When orbitals are in subshell, they have equal energies. But when they are in different subshells, then energy is calculated with n+l rule. This is question number 37. इसमें आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है साइकिल्स पर सेकंड में, आपको एनर्जी निकालनी है, वेवलेंथ निकालनी है और बताना है किस स्पेक्ट्रम से बिलोंग करता है। ये विजिबल स्पेक्ट्रम से बिलोंग करेगा। सनलाइट, ये जो लाइट आ रही है सनलाइट, जो प्लांट्स को चाहिए विजिबल रेंज में चाहिए होती है, E = h/nu, E = hc/λ, hc/λ, और दूसरा C = nu/λ। ये फॉर्मूला यूज करके आप आंसर निकाल देंगे, एंड इट शुड फॉल इन अ विजिबल रेंज। तो ये मैंने आपको सारे लगभग क्वेश्चंस करा दिए NCERT एग्जाम्पलर के लिए। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।